चाय के प्याले के साथ गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर के मसाइल कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शहर का एक बहुत बड़ा मसला जी तजावज़ात की है। मॉडल शाहराहों पर भी तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। अब चंद रोज़ क्रैकडाउन होता है, कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर मामला जूं के तूं हो जाते हैं और सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए स्पेशली मैं बात करती हूँ जी, उनके लिए तो जगह तक नहीं बची क्योंकि फुटपाथ पर तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। पूरा शहर एक तरफ, शहर के मॉडल शाहराहों की भी यही सूरत हाल है कि रोड का करीबन आधा हिस्सा तो तजावज़ात से भरा होता है। इसी वजह से ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मॉडल रोड जिनमें मॉल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है समेत दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक जाम रहना, सुस्त रवि का शिकार रहना मामूल बनता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और पार्किंग प्लाजास का ना होना है कि आप कहीं भी जाएं आपको अक्सर व बेशतर पार्किंग इश्यूज का सामना करना पड़ता ही है। आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। इन सब मसाइल के हवाले से ज़िला इंतजामिया क्या कर रही है, कितना बड़ा ये चैलेंज है, हल क्या है इन मसाइल का, कब तक इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है, इन मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जी सानिया हफीज सेंटर के हवाले से, जिसके बाद आखिर इंतजामिया को होश आ गया है। हफीज सेंटर आतिशज़दगी के वाक़े के बाद जिला इंतजामिया ने लाहौर की कसीरुल मंजिला इमारतों में हिफाजती इंतजामात की चेकिंग का फैसला कर लिया है। इमारतों की चेकिंग के लिए इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौन कौन इस टीम में शामिल होगा, शेख ज़ैन रिपोर्ट में बता रहे हैं। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े ने इंतजामिया को जगा दिया। शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों में हिफाजती इंतजामात चेक करने का फैसला कर लिया गया। हाई राइज इमारतों की इंस्पेक्शन के लिए डीसी लाहौर ने इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी पहली रिपोर्ट 15 रोज बाद डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाएगी। कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंस्पेक्शन कमेटी में मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। सिविल डिफेंस ऑफिसर, नुमाइंदा रेस्क्यू, एक्सीएन, लेस्को, डायरेक्टर प्लानिंग, एसडीओ वासा और एसडीपीओ को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी हाई रिस्क प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स की चेकिंग करेगी। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन और जोहर टाउन में प्लाजों की इंस्पेक्शन की जाएगी। कमेटी प्लाजों में फायर हाइड्रेंट, इमरजेंसी खारिजी रास्ता और बिजली की तरसील को चेक करेगी। पार्किंग के इंतजामात, आग बुझाने के आलात भी चेक किए जाएंगे। कमेटी बनाने का फैसला हफीज सेंटर आतिशज़दगी के बाद तैयार की जाने वाली रिपोर्ट्स के बाद किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर के कई कसीरुल मंजिला प्लाजों में फायर सेफ्टी आलात और फायर हाइड्रेंट सिस्टम नस्ब नहीं। 18 अक्टूबर को हफीज सेंटर गुलबर्ग में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बड़ी आग ने दुकानदारों का अरबों रुपए का सामान खाकिस्तर कर दिया था। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि शहर में तकरीबन कितनी बड़ी तादाद है कसीरुल मंजिला इमारतों की और उनमें कितनी तादाद बताई जा रही है जिनमें ये सेफ्टी आलात मौजूद नहीं है? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। अगर शहर लाहौर की में एलडीए की जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो तकरीबन 1100 कसीरुल मंजिला इमारतें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ जो मेन बुलेवार्ड्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी एलडीए से मंजूरी हासिल की गई है। इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग है वो बगैर नक्शा तमीर हो गई या उन्होंने वायलेशन की और आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की जा सकी। अब जो आपका सवाल है कि कितनी इमारतों में ये फायर सेफ्टी या फायर हाइड्रेंट मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। वो भी सिर्फ मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, जोहर टाउन, गार्डन टाउन और अलामा इकबाल टाउन में प्लाजों का। उस वक्त तकरीबन 450 प्लाजों को नोटिस जारी किए गए थे कि यहाँ पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर नोटिस जारी किए गए तो इसका मतलब है कि 450 प्लाजे तो आज भी रिस्क के ऊपर है। और उसके बाद सिद्रा इन 3 साल गुजरने के बावजूद उसके बाद कभी इसका फॉलो अप विजिट भी नहीं किया गया। शेख ज़ैन, मेरा अगला सवाल भी यही था आपसे कि ये मैं भी कई बार सुन चुकी हूँ कि हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर ये सेफ्टी आलात मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन होगा, उनको शो कॉज नोटिस जारी होते हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक कराया जाता है कि वहाँ पर इन तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके। और अभी क्या गारंटी है कि इन चीज़ों को बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी किया जाएगा और सब कुछ ठीक भी किया जाएगा? देखें, जब इन्फोर्समेंट नहीं होती किसी भी चीज में तो वो चीजें इम्प्लीमेंट भी नहीं होती। 2017 से जारी किया गया नोटिस आज 3 साल बाद
अगर हम अज्यूम भी कर लें कि उन्होंने उस नोटिस के ऊपर अमल दरामद कर लिया होगा, तो उसके बाद अगर किसी ने विजिट नहीं किया तो अल्टीमेटली उन चीजों को दोबारा रिन्यू भी नहीं करवाया गया होगा। अच्छा, अब उन 450 नोटिस का मतलब तो एक ये हुआ कि 1150 में से 450 प्लाजे ऐसे हैं जिसमें से फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं है। उसके बाद विजिट ना करने की वजह से बेशतर प्लाजे ऐसे सामने आ जाएंगे जिनमें ये फायर सेफ्टी आलात लगे होंगे लेकिन जायदुल मियाद हो चुके होंगे। तो इस वक्त ये शहर की जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म का विजन भी है कि हमने वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को फरोग देना है, अगर यही कुछ होता रहेगा तो फिर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को फरोग तो नहीं मिलेगा बल्कि लोगों की जानो माल रिस्क के ऊपर होगी। अब हमेशा की तरह इस बार शेख सर, मुझे ये बताइए, थोड़ी वक्त की किल्लत है कि अब कौन से इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी होगी इन चीजों को चेक करना? देखिए, ये एक अदारोों का कंसोर्शियम है जिन्होंने मुख्तलिफ एनओसी जारी करके फिर उस प्लाजे को पास करना होता है। इसमें LDA, MCL, ज़िली हुकूमत, सिविल ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बता रहे थे जी कमेटी बन गई है, कमेटी क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर लाहौर जिसे बागों का शहर कहा जाता था अब मसलों का शहर बनता जा रहा है। एक के बाद दूसरा मसला सर उठा लेता है। शहर में एक तरफ गैर कानूनी तजावुजात की भरमार हो चुकी है तो दूसरी तरफ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने शाहराहों और बाजारों से गुजरना मुहाल करके रख दिया है। एक तरफ आए दिन सफाई का मसला सर उठा लेता है तो दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स का मसला शहर को तारीकियों में डुबो देता है। नाज़रीन, 2 साल कबल आज के दिन यानी 3 नवंबर 2018 को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से मिशन क्लीन लाहौर शुरू किया गया था, जिसका मकसद गैर कानूनी तजावुजात और कब्जा माफिया का खात्मा करना था। लेकिन ये मिशन क्लीन लाहौर अब सिस्कियां भरने लगा है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम दम तोड़ती जा रही है। शहर में तजावुजात से सड़कें सुकड़ती जा रही है। मॉडल शाहराहों, बाजारों, मार्केट्स और सर्विस लाइंस पर आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात ने शहरियों का जीना मुहाल करके रख दिया है। हाजी कैंप की बात कर ले, लिबर्टी मार्केट देख लीजिए, मॉडल टाउन, लिंक रोड देख लीजिए, मॉल रोड है, हॉल रोड है, अनारकली, शाह आलम मार्केट, किसी बाजार का रुख कर लीजिए, आपको हर जगह पर तजावुजात जरूर नजर आएंगी और वहां पर आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। मुस्तकिल और आर्जी छोटे बड़े बाजार सजे दिखाई देते हैं इन तमाम फुटपाथ्स पर, जहां पर लोगों का राइट है कि वो पैदल चलें। ये कब्जा ग्रुप्स अब बाकायदा तौर पर माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। पहले हमने देखा कि बहुत कार्रवाइयां हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक मसले से ध्यान हटता है तो दूसरा मसला सर उठाए खड़ा हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया का कहना है कि आर्जी और पुख्ता तजावुजात के जिम्मेदारान मुतलका दुकानदार होते हैं। इंतजामिया जब भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करती है तो मुतलका यूनियंस हायल हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना जीरो टॉलरेंस के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रिपोर्ट के मुताबिक माह अक्टूबर में 8 लाख जुर्माना, 300 तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए गए हैं और 250 दुकानदारों के चालान भी कटे हैं। सैकड़ों FIRs का इंदराज करवाया गया है। और नाज़रीन, दूसरा मसला जो लाहौरियों का काफी अरसे से दरपेश है वो है जी स्ट्रीट लाइट्स का ना होना या फिर खराब होना, जिसकी वजह से लाहौर के अक्सर इलाके शाम ढलते ही तारीकी में डूब जाते हैं। हमने ये मसला अपने शो में भी उठाया, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से इस पर जो है वो काम भी किया गया और अब ये मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 41 शाहराहों पर 5036 पॉइंट्स में से 4152 स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने का दावा किया जा रहा है। शहर के 41 मरकजी शाहराहों पर 82% स्ट्रीट लाइट्स ऑपरेशनल कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मरकजी शाहराहों के 884 पॉइंट्स ताहाल नॉन फंक्शनल हैं। शहर की शाहराहों पर 1933 नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब कर दी गई है। मॉल रोड है, लॉरेंस रोड है, इस समेत मुख्तलिफ जो शाहराएं हैं वहां पर 100% लाइट्स, जबकि जेल रोड पर 99%, शालीमार लिंक रोड की हम बात करते हैं तो वहां पर 98% काम मुकम्मल हो गया है। MM आलम रोड पर 98% लाइट्स फंक्शनल कर दी गई हैं। लाहौरियों को दरपेश इस दरीना मसले को हल करने का क्रेडिट यकीनी तौर पर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली को जाता है। उनकी जानिब से ये कहना है कि शहर को मुकम्मल रोशन करने का टास्क अगले महीने तक पूरा हो जाएगा।
शहर को रोशन करने का मिशन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है, और ख़ास तौर पर हम मसाइल की बात करते हैं शहर की और ज़िम्मेदार ठहराते हैं ज़िला इंतज़ामिया को कि सब कुछ ठीक करना उनकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कोरोना के SOPs हो, चाहे वो तजावज़ात का मसला हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के अपने क्या मसले हैं जिसकी वजह से इन मसाइल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ शौकत अली साहब है, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर है, ज़िला इंतज़ामिया से आपका ताल्लुक़ है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये हम जो लाइट्स की बात कर रहे थे, ये काफ़ी हद तक काम हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बड़े हसास और शहरी मसाइल के हवाले से हम यहाँ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स का जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि काफ़ी हद तक हमने इस मसले को जो मेन रोड्स हैं उसके हवाले से कवर किया है। तो बेसिकली हमारी ये स्ट्रेटजी है कि हम सबसे पहले जो 41 मेन रोड्स हैं उसको हम 100% लेट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने 120 मज़ीद रोड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके ऊपर भी हम काम स्टार्ट करने लगे। उसके बाद थर्डली हम जो यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो रोड्स हैं उनको लेट करने का हमारा प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह ये टास्क जो है इसके ऊपर हम दिन रात लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं इसके ऊपर, और कमिश्नर साहब की तरफ से रोज़ाना इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। मैं ख़ुद भी इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, और आज तक हमने 17 रोड्स ऐसी हैं जो 100% लेट कर ली हैं, और इस वक्त 30 रोड्स ऐसी हैं जो मोर देन 80% लेट हैं। तो ये 41 में से बाकी इंशाल्लाह काम इसके ऊपर चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि हम इसको अगले 1 माह के अंदर अंदर जो 160 रोड्स हैं उसको हम 100% कर लें। ठीक। इमरान, ये सर बात करें, यकीनी तौर पर रोड्स पे हम देख रहे हैं, मैंने खुद काम होते देखा है कि मशीनरी लगी हुई होती है, लाइट्स को ठीक भी किया जा रहा है, लेकिन अब मसला सबसे बड़ा हमारी गलियों का भी है जहाँ पर जराइम पेशा अफराद बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऐश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधेरे होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सबसे पहले सिद्रा, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने काम होते हुए देख लिया है। हाँ, नहीं मैंने देखा, और बिलीव करें कि सीधा चूंकि रिपोर्टिंग भी हम सब कर चुकी हैं, तो ये अपनी दूर की निगाह से देखती हैं एज ए रिपोर्टर भी ना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं तो मैं इमरान को कहूँ कि इस पे भी मसले को हाईलाइट करें। सर, इसी तरह ये लाहौर न्यूज़ जो है वो शहरियों की आवाज़ बनता है, और इस वाले से सिद्रा इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शहर में जहाँ जाते हैं मसाइल आपके सामने हम दिखा भी रहते हैं, और मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक आम आदमी बन के जाऊँ तो मुझे अपना पेडेस्ट्रियन हक जो है वो चाहिए, मुझे पैदल चलने के लिए जगह चाहिए, मुझे वहाँ पे लाइट भी चाहिए ताकि मुझे रोशनी नज़र आए। रोशन होगी रात को सड़क तो मैं चल सकूँगा। अब मसला ये है कि CCO लाहौर जो हैं बड़े स्टिक संजीदा भी हैं और स्टिक भी हैं, मगर नफीस भी हैं। देखिए, आहिस्ता से बोलना और काम ये निकलवा लेते हैं। मैंने ये देखा है कि महीना पहले सूरत हाल कुछ और थी, और जब से आए हुए हैं काम चलना शुरू हो गया हुआ है, नज़र आता है हमें, और हम कोई 2 दिन बाद 3 दिन बाद इनकी रिपोर्ट भी देते हैं कि आज ये 3 दिन पहले ये सूरत हाल थी, अब ये है। अब सूरत हाल ये है कि शहर में जो ये बात कर रही है, ये 224 ये तकरीबन शहराएँ, सड़कें, लिंक रोड, आर्टरीज बनती हैं ताकि इनके ऊपर अब ये 41 शहराएँ हैं जहाँ पे कोई 70 के करीब जो है वो 100% हो चुकी हैं। कल हमने बड़ी नज़दीक से रिपोर्ट देखी है, और मैंने फिर दोबारा से इनकी रिपोर्ट के बाद हमने 2 दफ़ा मैंने वेट की है और करवाई भी है बार बार के कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि रात को हम जाएँ तो ये स्ट्रीट लाइट दोबारा बंद नजर आए, तो फिर अच्छा एम्बेरसमेंट होती है इसमें। तो फिर उसमें हमने बाकायदा चेक भी किया कि मुझे जो धर्मपुरा से हरबंसपुरा की तरफ जाते हुए लाइट्स बंद नजर आती थी, अनलेट होती थी, वो मुझे लेट नजर आती हैं। तो यहीं से पता लग जाता है कि काम हो रहा है। अच्छा शौकत अली साहब, जैसे कि इमरान मलिक बात कर रहे हैं कि हम भी देखते थे, लेकिन अब चले मेन रोड्स पे तो खासी हद तक मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन अब बात आएगी हमारी गलियों की, जहां पर ये स्ट्रीट लाइट्स का खराब होना या फिर अंधेरी गलियां जो हैं ये जराइम पेशा अफराद के लिए बहुत सहूलत फराहम कर रही हैं। असल में मैं जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि जो इसके अलावा 160 रोड्स हैं, 40 के अलावा जो हैं 120 रोड्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो बिल्कुल अंधेरे में नहीं डूबी हुई। वहाँ पे परसेंटेज कम है, मतलब किसी जगह पे 30% है, किसी जगह पे 40% है, किसी जगह पे 50% है। तो वो हमने उसको इंश्योर करना है। काम साथ उनके ऊपर भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इतनी अभी स्पीड पर नहीं है। हमारे कुछ इश्यूज़ थे जो मतलब सप्लाई के इश्यूज़ थे, उनको हमने रिजॉल्व किए। तो अब वो सप्लाई साइड के जो इश्यूज़ हैं, जहाँ पे लेट से कोई मटीरियल चाहिए उसको ठीक करने के लिए लाइट को, तो वो सारे इश्यूज़ अब रिजॉल्व हो गए हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ ये गलियों के अंदर भी
اور یہ باقی شاہراہوں پر بھی کام سٹارٹ ہو. اچھا عمران ملک، ضلع انتظامیہ ہر چیز پہ جواب دے ہے، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ضلع انتظامیہ کا بندہ ملے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. میں تو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا سیدھا کہ ضلع انتظامیہ کو لیڈ کرتے ہیں ڈی سی لاہور اور کارپوریشن کو لیڈ کرتے ہیں سی سی او لاہور. جو بلدیہ عظمیٰ لاہور ہے یہ پاکستان کی دوسری بڑی بلدیہ عظمیٰ، پہلی کراچی ہے، دوسرے یہ. اب ان میں سے اگر میں دیکھتا ہوں جس کو پاورفل آدمی، ڈی سی لاہور کے پاس انتظامیہ کی پاور ہے اور چیف کارپوریشن کے آفیسر کے پاس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی پاور ہے. ان کے پاس اپنا فنڈ ہوتا ہے، ان کو کوئی پیسے مانگنے نہیں پڑتے، ان کا اپنا بجٹ ہے 12-13. ہاں جی، یہ زیادہ بااختیار ہے اور ان کے قانون کے مطابق اگر یہ 2019 کا قانون پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ بااختیار جو ہوں گے وہ سی سی او لاہور ہوں گے میئر کے بعد، جو جن کا پورے لاہور میں کام کرنے کا جب مرضی وہ کچھ نہ کچھ کروا سکتے ہیں آسانی سے. اب یہ لیڈ کر رہے ہیں سی سی او لاہور کو، اور لاہور ہے بہت بڑا لاہور ہے، 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. آپ شروع ہو جائیں گجو متا سے شروع ہو جائیں، آپ چلے جائیں رائے ونڈ چلے جائیں. اچھا لاہور میں مال روڈ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم ایک روڈ کو پہلے سلیکٹ کریں. ہمیں نہیں چاہیے 10 ماڈل روڈ، ہمیں نہیں چاہیے 40 ماڈل روڈ. ابھی یہ ساری کاغذات تک ہی ہیں. ہمیں ایک روڈ چاہیے. آپ بتا دیں وہاں پہ تمام افسران کو بلا کر، اگر آپ اس جیسی روڈ نہیں بنا سکتے تو اس جیسی کوشش کر لیں. جیسا کہ مال روڈ کو لے لیتے ہیں، مال روڈ پہ آپ وی آئی پی روڈ ہے، وہاں پہ آپ جب مرضی ایمرجنسی میں بھی فنڈ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سی ایم نے گزرنا ہے، پی ایم نے گزرنا ہے، اس کو ٹھیک رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ نے وہاں پہ درخت وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پہ پیچ ورک کروانا ہے، آپ نے وہاں پہ درختوں کو رنگ و روگن بھی کروانا ہے، آپ نے عمارتوں کو رنگ و روگن بھی کروانا ہے، آپ نے وہاں پہ لائٹس کا بھی خیال رکھنا ہے. تمام تر چیزیں جو ہیں آپ نے اس کی بخوبی دیکھنی ہے روزانہ. پہلے اس روڈ کو سیٹ کریں، اس کے بعد آپ ایسی روڈ کا چناؤ کریں جو اس روڈ سے ملتی جلتی ہو. اچھا ہم نہ کٹھی کوئی 20-30 روڈیں کٹھی لے لیتے ہیں. اب ایک بندہ فرض کریں وہ بیٹھا ہوا ہے علامہ اقبال زون میں، اس کو مانیٹر کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سی بات ہے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے تھا. آج کل تو اینڈرائڈ کا وقت ہے، ان کا تو اب کسی افسر کے ساتھ میٹنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں. کرتے ہیں عمران ملک. ہاں انقلابی تو ہے، شوکت علی آٹو صاحب پہ چلنا چاہیے سر. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام جو عمران ہے، ملک کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ آٹو پہ لگ جائے، کسی کو کچھ بتانے کی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود سب کام ہوتے ہیں. وہ ایک کام جو ہے وہ پریکٹس ہو گئی نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس میں یوز کرنا چاہیے. اس کا پہلا سٹیپ تو ہم اٹھا رہے ہیں. جو یہ اسٹریٹ لائٹس کی مانیٹرنگ ہے، اس کو ہم لاہور لٹ کے نام سے ہم نے ایک ایپ پی اے ٹی وی نے ہمیں بنا کے دی ہے. وہ ابھی ٹیسٹ اور ٹرائل کے فیز میں ہیں. ابھی کچھ روڈز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہاں پہ جو لائٹ چیکرز ہیں یا جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور وہ ایپ ان کے موبائل پر ہوگا. وہ وہاں پہ سائٹ پر جائیں گے، وہاں پہ چیک کریں گے، اور لائٹ کو آن کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی لوکیشن کے ساتھ بھی سینڈ کریں گے. تو یہ ایپ اس حوالے سے ابھی ہم نے بنایا ہے. باقی اب ہم انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی ایپ بنانے کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے پی اے ٹی بی کو، کہ جہاں پر ہمارا عملہ جاتا ہے وہاں پہ وہ ایک تو سائٹ پر پہنچے. فرسٹ آف آل سائٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں پہ وہ جو آپریشن کرتا ہے اس کو پکس کی صورت میں ایپ کے تھرو ہمارے پاس بھیجے. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس جگہ پر آپریشن کب ہوا تھا لاسٹ ٹائم، اور اس کی ریپیٹیشن میں کہاں پہ جانا ہے. ہماری ایک تو اس مانیٹرنگ ٹھیک ہو جائے گی، اگر پلاننگ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو. اچھا سر بتائیے، یہ تجاوزات کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. کہیں چلے جائیں، آپ کو پیدل چلنے والوں کے لیے تو بیچاروں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی. ہمارے پاس پارکنگ سٹینڈز نہیں ہیں، اور غیر قانونی جو پارکنگ سٹینڈز چل رہے ہیں لوگ کروڑوں کما رہے ہیں، اور گورنمنٹ کا کھاتہ بالکل خالی ہے اس معاملے میں. اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جو ناجائز تجاوزات کا مسئلہ یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے شہر میں. ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم کالجز وغیرہ میں آتے تھے تو یہی اب تو بہت بڑھ گیا نا. بڑھ بھی گیا ہے، یہ بھی کوئی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بڑا ہے. اور اس میں جو سوشو اکنامک ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کے ہیں. تو ہم اس لحاظ سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے اس میں فائن بھی ہو رہے ہیں، اس میں وقتی طور پر ان کو وہاں سے اٹھایا بھی جاتا ہے، ان کا سامان بھی ضبط کیا جاتا ہے. اور بیڈ لک یہ ہے کہ وہ پھر ریپیٹ ہو جاتا ہے. اٹ از ٹرو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیمپریری انکروچمنٹ کے علاوہ جو پرماننٹ انکروچمنٹ ہے اس کے اوپر فائن کی شرح بھی زیادہ ہے. 30,000 تک ہم فائن کر سکتے ہیں. وہ جہاں پر بھی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ بالکل ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اور آئندہ بھی لیں گے.
अच्छा शौकत साहब, हमें ये सर ये बताइएगा कि कोई ये जितने भी हम तजावज़ात, जो आर्जी तजावज़ात की स्पेशली मैं बात करूँगी, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। एक रोड से आप हटाते हैं, वो 7 वाली रोड पे सारी रोड वहाँ पे वो चले जाते हैं। इनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में इनको जगह दे दी जाए, बाकायदा तौर पर वो एक बाजार बन जाए कि सारे लोग जो हैं वो वहीं पर रहें और जिसने जो खरीदना है वो उस बाजार से खरीदे जाके जी। इस उनके भी किले खत्म हो जाएंगे, क्या हमें हटाया जाए? डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ हमारी इस हवाले से कोऑर्डिनेशन चल रही है और लैंड की आइडेंटिफिकेशन या ऐसी साइट्स, वो इसी सामान को उन्होंने टास्क दिया है कि वो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये हम दोनों मिलकर करेंगे इस काम को, क्योंकि इसमें ताजर तंजीमें भी शामिल हैं और इंतज़ामिया भी और कॉरपोरेशन भी, ये सारे हम मिलकर इस काम को करेंगे। इस सिलसिले में मैंने मार रोड के लोगों से भी मीटिंग की है, हार रोड के लोगों से भी मीटिंग की है, ताजरों के साथ मीटिंग्स हुई हैं। तो पार्किंग का इशू और ये सारे जो मामलात हैं, इसके ऊपर हम उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में हम काम करना चाह रहे हैं। इमरान, आप बेहतर बता सकते हैं, माजी में भी मैंने ऐसे कोई प्लान सुने थे कि कोई स्पेशली जो है वो कोई जगह स्पेसिफाई कर दी जाएंगी कि वहीं पर ये तमाम लोगों को भेज दिया जाएगा कि आप वहाँ जाकर अपने ठेले सजा लें, आप वहाँ जाके अपने स्टॉल्स लगा लें। देखिए सिद्रा, चूँकि मैं हमेशा यही कहूँगा कि आपका लाहौर जो है वो बड़ा हो चुका है। सबसे पहले तो हमने देखना ही है कि हमारा इंतज़ामी ढांचा क्या है, हमारी हिरार्की क्या है, हमारे पास वसाइल कितने हैं, मसाइल क्या हैं। अभी हमारे पास सूरत हाल ये है कि आपका शहर जो है वो खाली मार रोड, अनारकली, शालमी मार्केट या गुलबर्ग नहीं है। आपका शहर बहुत बड़ा हो चुका है। आपके शहर में सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं। उन सैकड़ों सोसाइटीज ने जब गेटेड कम्युनिटी ने बाहर निकलना है तो रोड्स पे निकलना है। रोड्स पर जब तजावजात, क्या एक रेडी आप नहर पे लगा दें तो जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है उससे ऐसे जिगजैग होकर निकलना है ना, जब वो जिगजैग होने लगेगी पूरी पीछे नहर जो है वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। अब ये एक रेडी की बात बता रहा हूँ। अगर आपने शहर को सोचा हुआ है कि ये शहर हमारा दुबई की तर्ज का बन जाए अमूदी इमारतें बनाने से, ऐसा नहीं होएगा कि आप अमूदी इमारतें बनाते जा रहे हैं, आपकी शहर की सड़कें तो वैसी की वैसी हैं। ना आप शहर की सड़कों को सेट कर पा रहे हैं, ना आप, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि डीसी लेवल पर आपके लाहौर के कम से कम 2 या 3 लाहौर के हिस्सों को डिवाइड करना चाहिए। वहां पे 3 या 2 डिप्टी कमिश्नर होने चाहिए जैसे कराची में है। अच्छा, इसी तरह आपके लाहौर की बल्दिया उस्मा लाहौर को भी डिवाइड करना चाहिए ताकि आपके शहरियों के मसाइल जो हैं वो हल होने शुरू हो जाए। अच्छा इमरान, अब एक बंदा गजूमते से आता है और उसका मसला असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से पड़ जाता है, तो वो एक दिन का मसला नहीं बढ़ा रहेगा, वो चक्कर लगाता रहेगा। वो ये होगा कि उसको मसला गजूमते में है, अगर वो चला गया रायविंड के पास तो वहां से उसको पता लगा कि मेरा पुरानी पड़ताल होनी थी एसी सिटी के पास, तो वो तो गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक छोटा सा मैंने मसला बताया। अब मैं इनकी हिरार्की की बात बता देता हूँ। अल्लामा इकबाल जोन है, जोन को जो नाम बांटे गए टाउनों के, वो 2002 में इनकी डिवाइड कर दी गई। कानून नया आ गया, फिर उसके बाद 2013, फिर 2019 का आ गया। अब कानून जब बदलता गया मगर जोन वहीं के वहीं रहे। कम से कम इनके पास 15 से 20 जोन होने चाहिए और वहां पर इनके यानी कि खुद ये डीएमजी हैं, नीचे सारे लोकल गवर्नमेंट कैडर के ऑफिसर्स हैं। अब उनके साथ चलना, उनको समझाना, मसाइल फिर इसी तरह रहे। शौकत अली साहब, ये अब बात आ गई है आपके मसाइल की, क्योंकि हमने कोरोना पे भी आपसे पूछना है ज़िला इंतजामिया क्या कर रही है, महंगाई पे भी हमने ज़िला इंतजामिया से ही सवाल करना है, तजावजात पे भी करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे भी करना है, शहर के हर मसले पे हमने आपसे बात करना है, इंतजामी इदारा है। आपके अपने क्या मसाइल हैं जिनको अभी तक हल नहीं किया जा रहा और उसे हल होने की ज़रूरत है? देखें, हम तो चूँकि जो भी हमारे बल्दिया उज़्मा के वसाइल हैं, हमारे वसाइल 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो हमें एक ग्रांट के तौर पर PFC शेयर मिलता है, क्योंकि बल्दिया उज़्मा लाहौर एक बहुत बड़ा अदारा है और उसका डेफिनेटली शेयर भी एज इट इज़ बड़ा है। मगर तरक्याती शेयर नहीं मिलता सर, गैर तरक्याती नहीं, अभी वो डीफ्रीज हुआ है ना, अभी जैसे 4 साल से नहीं मिला सर। नहीं, अभी पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम चला है सर, वो हमारे फंड से चला है ना, तो अब आइंदा भी हमें मिलने वाला है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमसे सारी डिटेल्स मांगी है। तो पिछला जो हमारा 2017 से फ्रीज था वो भी अभी हमें मिलने लगा है। वो आपके पास अरबों रुपया आ जाएगा? नहीं, अरबों रुपया नहीं आएगा, वो 2 अरब रुपया है। और इतने बड़े शहर के लिए अगर 2 अरब रुपया का अगर हम कोई मतलब ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स हम करते हैं जो लोगों के बिल्कुल रियल जो इशूज़ हैं उनको टच कर रहे होते हैं, जैसे गलियाँ बनाना है, किसी जगह सोलिंग बन जाती है, किसी जगह पे ड्रेनेज बन जाती है, ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो इस प्रोग्राम के तहत चलते हैं।
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وسائل جو ہمارے ہیں ہم ان کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں، ٹھیک، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ بلدیہ عظمیٰ کا ہے اس میں کچھ شارٹیج بھی ہے ڈیفینیٹلی آفیسرز کی، تو وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اگر ہم پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو ہماری ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے، جو ہماری ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے، ابھی پبلک سروس کمیشن میں کچھ ریکروٹمنٹ چل رہی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، وہ فائنل سٹیج پر ہے. تو ہم نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ لاہور کو سب سے پہلے، جیسے یہ لوگ نئے لوگ ریکروٹ ہو کر آتے ہیں تو لاہور کو سب سے پہلے ترجیحاً آفیسرز اور آفیسرز دیے جائیں. تو انشاءاللہ ہماری ریکویسٹ کسی حد تک ضرور اس کو انٹرٹین کیا جائے گا. تو ہمارے یہ جو ایشوز ہیں چھوٹے موٹے جو ایڈمنسٹریٹو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کرتا رہتا ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی اور 4500 بندے ہیں آپ کے پاس. بس دیکھیں اب تو ہمارا جو کام ہے وہ اب جیسے بلدیہ عظمیٰ لاہور پہلے تھا 2001 سے پہلے تھا، اب وہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس ویسٹ مینجمنٹ کی اپنی کمپنی ہے، پارکنگ کی اپنی کمپنی ہے، واسا الگ ہے، ایل ڈی الگ ہے، ہمارا اپنا کام ہے، اس لیے کام بھی بہت ڈیوائڈ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل آپ کا سب سے زیادہ فوکس کن کن پروجیکٹس پہ ہے یا پھر کن کن مسائل پر ہے؟ ابھی جو ہم کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، اور جو کمشنر صاحب بھی ڈیلی مانیٹرنگ اس کے اوپر ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں اور ادروائز بھی رپورٹس آ رہی ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہمارا فوکس ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد انکروچمنٹ اور انلیگل بلڈنگز جنہوں نے ابھی نقشے وغیرہ اپروو نہیں کروائے ان کے خلاف ہم نے ایک سروے کروایا ہے اور کچھ بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ان کے اگینسٹ بھی ڈیمولیشن پلان ہم نے بنایا ہے جو ایکسرسائز ہو رہی، آج بھی ہو رہی، کل بھی ہوئی تھی. بالکل. اس کے علاوہ پھر ہمارا میونسپل سروسز پروگرام کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہمارا لاہور پوری میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، وہ ہمارے فوکس پر ہے، اس کو ہم ڈیلی بنیادوں پہ دیکھ رہے ہیں. اس کی امپرومنٹ کافی ہوئی ہے، تقریباً 38 اسکیم جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور جو فائنینشیل یوٹیلائزیشن ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے پہلے سے. میرا ایک سوال ہے سیدھا میں کرتا ہوں. جی عمران سر، کل نا ہم نے تجاوزات کے حوالے سے چلایا کہ لاہور کی سڑکیں جو ہیں سکڑ گئی ہیں. سر کیا ہم نے چلایا تو کل میں نے دیکھا کہ آپ کے افسران رات کو بھی باہر نکلے ہوئے تھے. دوپہر کو تو بعد کی بات ہے، رات کو بھی باہر نکل کے آپریٹ کر رہے تھے. مار روڈ بھی ہم نے دیکھا، حاجی کیمپ کا صفایا بھی دیکھا راتوں رات. کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، میری بات سنیں، یہ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیں ہمیں مل جل کے ہم چلتے ہیں. کچھ مسائل آپ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ سٹیزن کمپلینٹ جو پی ایم کا پورٹل ہے وہاں سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو ان پر ایکشن ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اب ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ ریگولر بیسس پر یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور ایک پراپر ایک ایکشن پلان جو آلریڈی بھی بنا ہوا ہے وہ ڈیلی بنیادوں پر اس پر امپلیمنٹیشن ہو اور اس کی رپورٹس آئیں. اچھا سر، مہنگائی ترجیحات ہم نہیں دیکھ رہے، سرکار کے اپنے ریٹ نہیں دیکھیں. مہنگائی کے لیے تو بہت ایک مطلب انوویٹو آئیڈیا لگایا گیا. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ رمضان میں صرف بازار لگتے تھے، سرکار اب تو سہولت بازار جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور سہولت بازار 31 یا 41 لاہور کے 31 ہیں پورے ڈویژن میں جو ہے وہ 61 کے قریب ہے. 1.25 کروڑ آبادی کو کیسے کور اپ کر سکتے ہیں؟ آپ سہولت بازار میں جائیں، دیکھیں کتنا رش ہے. یہ مطلب وہ آبادی کو کور کرنے کا آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. بیسک میں اس کو خود سیکنڈ کرتا ہوں کہ کم از کم چینی اور آٹا جو مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں لوگوں کو نہیں، ان کی کمر توڑ دی ہے نا. جب آپ کا سستا چیز جو سستے بازار میں مل جائے گی تو وہ، مگر یہ ہے کہ سر ڈیمانڈ سپلائی کا بہت پرابلم ہے. اوپن مارکیٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہاں تو سرکار کے ریٹ نہیں چلتا ملتا ہے، مگر چینی 1 کلو ملتا ہے. اس میں بھی دیکھیں نا کہ مطلب ایک فیملی کی اگر ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے لیٹ سے کتنی ہے چینی کی، 1 کلو تو نہیں ہے نا. وہ آپ اس کی پر کیپیٹا کنزمپشن کو بھی اگر آپ دیکھیں، آٹے کو بھی دیکھیں، تو لوگوں کی ایک ہی بندہ نہیں روز وہاں پہ آ رہا، لوگ چینج ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک سپلائی کو، جیسے آپ نے کہا کہ جو اوپن مارکیٹ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ایک سپلائی کا سسٹم جاری کیا ہے. لیکن سر اوپن مارکیٹ میں جو سرکار کے ریٹ پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، یہ میرا خیال ایک بہت بڑا. وہ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ کو بالکل واضح طور پر بتایا ہوگا کہ جس طرح میجسٹریل سسٹم چل رہا ہے. عمران ملک، وقت کی قلت ہے، مجھے شکریہ ادا کرنا ہوگا آپ دونوں کا، کیونکہ پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم بات تو کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ تجاوزات کی ہو یا شہر کے کوئی بھی مسائل ہوں. بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عمران ملک، آپ کا بہت شکریہ. اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں امید کی جا سکتی ہے کہ جو ہمارے باقی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ शहर की फ़ज़ा की बात करेंगे तो गुज़िश्ता 5 साल से लाहौर के बासियों को स्मोक के मसले का सामना है। अक्टूबर और नवंबर का महीना आते ही स्मोक शहर को अपनी लपेट में लेने लगती है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लाहौर के 50 मकामात समेत मसरूफ शाहराहों के गिर्द जो बनी ग्रीन बेल्ट्स होती हैं वहां पर मिल्वॉकी जंगल लगाने थे, लेकिन अभी तक कुछ लग सके हैं, ज़्यादातर अभी नहीं लगाए जा सके। इस साल भी ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में स्मोक का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला भी किया गया था, लेकिन अभी तक सूबे में 10,000 से ज़ायद भट्टों में से सिर्फ 1,000 भट्टा ही ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके हैं। भट्टा मालिकान को दी जाने वाली डेडलाइन भी खत्म होने के करीब है। इस हवाले से डीजी माहौलियात डॉक्टर खुर्रम शहजाद की जानिब से क्या कहा गया, पहले आप वो देखिए। जो पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं, एयर पॉल्यूशन, उसमें सबसे पहले तो हमने लास्ट वीक ही एक नोटिफिकेशन किया है कि जितनी इंडस्ट्रीज रिजॉर्ट कर रही हैं टूवर्ड्स बर्निंग एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक और टायर्स और इस तरह की चीज़ें, उनको तो हम फिलफौर बंद कर रहे हैं। 7 नवंबर से इंशाल्लाह जितनी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी की ब्रेक किल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और 31 ऑनवर्ड्स जो हैं वो सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस पे ही जो ब्रेक किल्स हैं वो ऑपरेशनल होंगी। हमारे स्टूडियोज में गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनसे हमने बात करनी है। जी, ये स्मोक कितना खतरनाक मसला है और गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, शॉर्ट टर्म क्या प्लानिंग्स हैं और मुस्तकिल तौर पर इस स्मोक से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी अली एजाज साहब है, डिप्टी डायरेक्टर है महकमे माहौलियात से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मलिया हमीद हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट पोजीशन है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये स्मोक इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक, ऊपर से खुश्क सर्दी भी साथ दे रही है। स्मोक के बहुत से हेल्थ हैजर्ड्स हैं, आपको पता है। इसका गले की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आइज़ की इरिटेशन, आंखों की बीमारियां, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक लंग्स की बहुत सी बीमारियां, जैसे कि जिन लोगों को दमे की शिकायत है वो एग्रोवेट होना, लंग्स की इन्फेक्शन होना, कुछ बीमारियां जिन्हें हम एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जितनी भी फेफड़ों की बीमारियां सब के सब एग्रोवेट होती हैं इस स्मोक की वजह से। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर है ज़्यादा अरसे के लिए तो ये इवन लंग कैंसर भी हो सकता है इससे। फिर जो मरीज़ हैं जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको, वो काफ़ी एट रिस्क हैं, उनके हार्ट प्रॉब्लम्स एग्रोवेट होते हैं, लंग प्रॉब्लम्स एग्रोवेट होते हैं, और कॉमनली मोस्ट पीपल हैव एलर्जीज एंड नज़ला, ज़ुकाम और ये सारा कुछ। ठीक, अली एजाज साहब, हमें ये बताइए, अब डिपार्टमेंट आपका है, जिम्मेदारी लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि हम प्रोग्राम करते रहे हैं, फिर वही दिन आगे हैं, फिर हम उसी मसले पे बैठे हुए हैं, वही बात फिर से कर रहे हैं। हल क्या निकाला जा रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या है स्मोक की? सबसे बड़ी वजह इस टाइम जो इस सीज़न में है वो स्टबल बर्निंग है। इंडिया में अगर इस टाइम सबसे बड़ी वजह इस टाइम अगर बाकियात का जलना है। हाँ, इंडिया में अहमदाबाद में देखें तो वो तकरीबन 895 पे है AQI उनका। हाँ, तो मेजर रीज़न क्रॉस बॉर्डर जो है वो आप देखें कि अगर मैप पे कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये? अगर ईयर अराउंड देखें तो 20% है, मगर जो प्रेजेंट सीजन है मैं समझता हूँ कि ये मोर देन 20% है। ठीक, उसके अलावा सेकंड नंबर पे गाड़ियाँ आ जाती हैं और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री भट्ठे वगैरह आ जाते हैं। गाड़ियाँ फर्स्ट नंबर पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि 45 to 50% ईयर अराउंड गाड़ियों के एमिशन बताया ईयर अराउंड देखें तो गाड़ियाँ आती हैं, 43% इनका शेयर आता है, बट दैट इज़ होल ईयर। ठीक, अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें, ये जो 1 महीने का टाइम है हमारे पास स्मोक का, तो इसमें चेंज क्या हुआ, सिर्फ स्टबल बर्निंग ऐड हुई ना इसमें, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो, क्योंकि गाड़ियाँ तो पूरा राउंड द ईयर चल रही हैं, वो पूरा साल हम नहीं देखते, तो स्टबल बर्निंग जो मेजर इशू आता है इस टाइम वो है। और क्रॉस बॉर्डर जो बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, अहमदाबाद का 895 है इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, और स्मोक क्लाउड देखें तो पूरा इंडिया कवर। आप अभी अपने हाईवे पे चले जाएं, मोटरवे पे चले जाएं, आपको कितने ही फसलों की बाकियां जली हुई भी दिखाई देंगी, आपको आग लगी हुई खेतों के खेत जल रहे दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें PDMA ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और तकरीबन कोई 2,500 के करीब FIRs हुई हैं पाकिस्तान, लाहौर में, या लाहौर पंजाब में, मगर इंडियन साइड पे आप देखें तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब वो एटमॉस्फेयर तो हमने तो बचना है ना, नहीं, लाहौर एक्चुअली बॉर्डर पे, तो इसलिए बैडली हिट होता है ऑलवेज स्मोक से। उसके बाद ईयर अराउंड जो हमने किया, आपने कहा जी हुआ कुछ नहीं, तो उसमें कोई लाहौर की जो 50% इंडस्ट्री है उसके ऊपर स्क्रबर्स या एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लग गई। लाहौर के कोई राउंड अबाउट 40% भट्ठे जो हैं वो कन्वर्ट हो गए, और अभी जब हमने बंद किया है इनको, 7 नवंबर से बंद करना है, उसके बाद इन्हें खोलना नहीं है,
इन भट्टों को जो कि जिगजैग पे नहीं कन्वर्ट हो रहे। और अभी हमें जो एयर रिजल्ट्स आ रहे क्वालिटी हैं, इंडेक्स तो फिर भी बढ़ता जा रहा है। अभी तो नवंबर से कागजात में तो नवंबर से आ रहा है मामला के स्मोक सर उठाएगी, पूरा अक्टूबर हमने स्मोक देखी है। स्टबल बर्निंग इंडिया में ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाती है ना मैम। इंडिया में हो जाता है 15 अक्टूबर से स्टबल बर्निंग स्टार्ट, उसके बाद आपको ये ग्रेजुअल राइज नज़र आना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इंट्रो में मैंने मिल्वॉकी जंगल की बात की थी, हम दरख्तों की बात करते हैं, हम पौधों की बात करते हैं कि जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो पीएचए खासा मुतहरिक रहा है इस सीज़न में। कितने मिल्वॉकी जंगल लगाने थे, कितने लग चुके हैं, बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पीएचए हैं यासिर गिलानी साहब। सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यासिर साहब फरमाइएगा, मिल्वॉकी जंगल आपकी जानिब से कुछ तो लगाए गए हैं, कितने का प्लान है, कितने लग गए अभी तक? शुक्रिया आपका जी। हमने शहर लाहौर के अंदर कोशिश प्लान किया है कि 51 हम मियावाकी जंगल लगाएंगे। उसमें ये हमारा प्लान है कि इस बहार के आखिर तक, क्योंकि जो सीजन होता है वो सबसे बेस्ट सीजन होता है, उसके एंड तक हमने ये मुकम्मल करने हैं। और अभी हमने 2 लगाए हैं, जिसमें एक शादमान में और एक रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, उसके साइड पे एक छोटी कॉलोनी पार्क है वहाँ। तो बाकी भी हमारे प्रोसेस में है, हमने काफी सारी चीजें मैनेज कर ली हैं, प्लांट्स हमारे मैनेज्ड हैं, बाकी चीजें भी है। तो इंशाल्लाह इस मौसम बहार के आखिर तक हमारी कोशिश है कि हम लाहौर शहर में 51 मिनी जंगल जो है वो साइट सिलेक्शन हो चुकी है, यासिर वो लगा साहब देंगे। टोटली कितने लग गए? क्योंकि लिबर्टी में हमने देखा, शादमान में आपने बता दिया, स्टेशन पे बता दिया, एक रेलवे पे भी। लिबर्टी में पीएचए की प्लेस थी, एलडीए ने मेनली लगाया, शादमान में प्योरली हमने पीएचए ने किया, और अभी यहाँ पे भी जो है वो रेलवे में स्टेशन के पास भी हमने लगाया। तो यूँ 3 तो लग गए हैं, लेकिन हमने पीएचए में खुद से जो है वो 51 के करीब है। इवन एलडीए के जो कंट्रोल्ड सोसाइटीज हैं, एलडीए वहाँ पे भी प्लान कर रहे हैं, तो काफी जंगल लग रहे हैं। पीएचए 51 का टारगेट है जी। ठीक। और कितनी देर में इस टारगेट को अचीव करना है? ये जो शहर की फजा है उसको स्मूथ करने में या क्लीन करने में आपको क्या लग रहा है, किस हद तक कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए, ये क्योंकि इसकी ग्रोथ होती है 10 टाइम्स फास्टर है, ये इस तरह की एक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है कि नीचे वो सॉइल रिप्लेसमेंट की जाती है, और एक सॉइल जो पौधों को चाहिए होती है वो वाली रेडी मीडिया एक है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये बड़े करीब करीब लगाए जाते हैं, एक कनाल के ऊपर आमतौर पे ये 1000 के करीब है। तो ये जब इसकी मजबूरी तौर पे इफेक्ट देखते हैं तो ये कोई 30% मोर इफेक्ट देते हैं कन्वेंशनल के मुकाबले में। अगर आपने रवायती दरख्त लगाए हैं वो, और ये उससे 30 गुना ज्यादा। तो ये इसी वजह से, क्योंकि हमें जरूरत ज्यादा है शहर में, तो इसलिए हमने ये ज्यादा अडॉप्ट किया है, ताकि ये जल्दी से 30 गुना ज्यादा इम्पैक्ट दें, जो आमतौर पे लेट आना था। ये 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा उमिट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 40% ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो माहौलियाती जो हमें चैलेंज इस वक्त दरपेश है, उसे ये कैटर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। और हमारी टाइमलाइंस मैंने आपको बताया कि मौसम बहार के आखिर तक हमारा कोशिश है कि अप्रैल के एंड तक जो है वो इसको मुकम्मल करें, और उससे पहले भी हम मुकम्मल करते हैं। ठीक। यासिर साहब कितना आसान होगा, क्योंकि 51 आपने लगाने हैं, अभी 48 बाकी हैं, सिर्फ 3 लग पाए हैं, चंद महीने रह गए आपके टारगेट में। ये था कि जाहिर है जो स्टार्ट होता है उसमें कुछ चीजें मैनेज करना होती है। अभी मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो है वो 70-80% प्लांट्स अवेलेबल है इसके पास। अब बाकी जो चीजें हैं उसके साथ मशीनरी और मैनेज करना था, वो भी ऑलमोस्ट हम मैनेज कर चुके हैं। अभी जस्ट हम स्टार्ट करते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह अभी बड़ी आसानी के साथ हम कर लेंगे अप्रैल के एंड तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब प्रोग्राम में मौजूद रहने के लिए और हमें बताने के लिए। जी, मिल्वॉकी जंगल हेल्पफुल होगा फजा को साफ करने के लिए, और उसको लगाने की कोशिशें जारी हैं। लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? लोगों को चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो गाड़ी चला रहे हैं, मैक्सिमम कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर आप एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा है तो वो अपने कुलीग को भी लेके जा सकता है, इस तरह 2 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी हो जाएगी। इस पे व्हीकल शेयरिंग पे एफर्ट भी हो रही है। अगर ये बहुत हाई जाता है तो फिर हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा अभी तो अवेलेबल भी है हमारे पास फैसिलिटीज़ के, हम उससे यूज़ कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें चाहिए कि वो इक्विपमेंट चलाएँ। हमें बाज़ जगह ये भी इशू आता है कि इक्विपमेंट प्रॉपर लगा होता है मगर वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए उसे नहीं चला रहे होते। उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि हम CCTV कैमराज उन पर इंस्टॉल कर लें और उसका एक्सेस हो EPA के पास। कोई 25 हमें यूनिट्स ऐसे हैं जिनके एक्सेस मिल गया। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ
ہم اس کو 200 سے ابو ریز کر لیں. بہت شکریہ علی اعجاز صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. لوگوں کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بہت ضروری سمجھا جاتا جی انڈیویجولی اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں تو ان مسائل کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنی گاڑیاں ٹھیک کرا لیں جی اگر خراب ہیں تو, ورنہ پھر آپ ٹریفک وارڈن کے ہتھے چڑھ جائیں گے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اور پھر گاڑی بھی بند ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں جی سر اور سنگیت کی. انتہائی خوبصورت آواز کی مالک لیجنڈری گلوکارہ ریشما جی, جنہیں بلبلے صحرا بھی کہا جاتا ہے, کو آج ہم سے بچھڑے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں. ریشما جی نے جو بھی گایا امر کر دیا اور سالوں تک دنیا موسیقی پر راج کرتی رہی. معروف گلوکارہ کے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں اور ان کے مداح آج ان کی 7ویں برسی منا رہے ہیں. سریلی اور منفرد آواز کے ساتھ گائکی کو ایک نئی جہت دی گئی تھی ان کی جانب سے. ان کا اصل نام تو پٹھانی بیگم تھا, لیکن ان کو ریشما جی کے نام سے جانا جاتا رہا, اور 1947 کو وہ راجستھان میں پیدا ہوئی تھی. 1947 میں ہوئی ہجرت کے بعد انہوں نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا. 12 برس کی عمر میں انہوں نے سہون شریف میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر فن کا مظاہرہ کر کے دلوں کو ایسا گرمایا کہ دنیا کے نامور گلوکار ان کے مداح بن گئے. ریشما جی نے موسیقی کی باقاعدہ تربیت نہیں حاصل کی تھی, لیکن 1960 اور 1970 کی دہائی میں گائے گیتوں نے انہیں ملک کی مقبول ترین لوک گلوکارہ بنا دیا. ریشما جی کی آواز میں جو سوز تھا, جو درد تھا, وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا, اور ریڈیو پاکستان سے گونجتی یہ آواز جب ٹی وی پر پہنچی تو اسے سرحدوں کی لمبی دیواریں بھی نہ روک پائیں. ریشما جی نے جہاں پاکستان میں مقبول گیت گائے, وہیں 80 کی دہائی میں بھارتی فلم کے گیت لمبی جدائی نے انہیں شہرت کے افق پر پہنچا دیا. یہ ریشما جی ہی تھیں جن کے پاس تعلیم کا زیور تو نہ تھا, لیکن فن پر ایسی مہارت حاصل تھی کہ بھارت کی عظیم گلوکارائیں بھی ان کی معترف رہیں. ان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سمیت دنیا کی اہم شخصیات ان کے فن کے گن گاتی نظر آئیں. عالمی شہرت یافتہ عظیم گلوکارہ نے جو گیت بھی گایا اسے دوام بخش دیا. ان کے گانے سننے والے آج بھی جھوم اٹھتے ہیں, خوب انجوائے کرتے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے فن موسیقی کے لیے ان کی جانب سے جو خدمات دی گئیں, ان کے اعتراف میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور پھر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. 3 نومبر 2013 کو لیجنڈری گلوکارہ ریشما گلے کے سرطان کے باعث مداحوں کو لمبی جدائی دے گئی تھی, مگر ان کا گایا کلام ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ ان کی یاد تازہ کرتا رہے گا. اور ہمیشہ جب بھی ہم ان بڑی بڑی شخصیات کی بات کرتے ہیں, ان نامور فنکاروں کی, گلوکاروں کی بات کرتے ہیں, تو یقین جانیے میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیشہ فن کو یاد رکھا جاتا ہے, آپ کا کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہ ان کی فنی خدمات ہیں, ان کی وہی خدمات ہیں جس پہ انہوں نے محنت کی, اور وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہم میں موجود ہے. وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں, وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں. ان کے گائے ہوئے ٹریک بعد میں آنے والے ہمارے بہت سارے نئے گلوکاروں نے بھی گائے, لیکن آج بھی جب ریشما جی کی آواز میں ان کے اوریجنل ٹریکس کو سنا جاتا ہے تو یقین جانیے جو سرور آتا ہے, جو ایک انسان اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے, وہ صرف ان کی آواز کا کمال ہے کہ انہیں صحرا کی بلبل کا نام دے دیا گیا ہے. اور ہمیشہ ان کی فنی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. پاکستان کی طرف سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی ہمارے بڑے بڑے گلوکار ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو مختلف اعزازات سے نوازا جاتا ہے, تاکہ ان کی جو کنٹریبیوشنس ہیں ملک کے لیے, وطن کے لیے, پوری دنیا میں ان کو سراہا بھی جائے اور ان کو اعزاز بھی حاصل کرایا جائے. ناظرین, مجھے آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل صبح ملاقات. اللہ نگہبان.